हमारी कहानी है लालची बेटी। किरण एक मिडिल क्लास परिवार की इकलौती बेटी थी। माँ बाप ने उसे हमेशा लाड़ प्यार में पाला। 3 भाई थे, लेकिन सबसे ज्यादा ध्यान उसी पर दिया जाता था। पढ़ाई में ज्यादा मन नहीं लगता था, लेकिन स्टाइल और फैशन में किरण का कोई जवाब नहीं था। हर महीने नए कपड़े, ब्यूटी पार्लर और मोबाइल के नए मॉडल, ये सब किरण की जिंदगी का हिस्सा थे। किरण के लालच की शुरुआत उसके ही मायके से हुई। हर भाई की शादी के समय वो सबसे महंगे गहने और कपड़े मांगती। कहती, मैं तो आपकी इज्जत हूँ, मेरी शादी होगी तो दहेज क्या दोगे। माँ बाप भी बेटी के मुंह में सब दे देते। धीरे धीरे किरण का रवैया बदलने लगा। जो चीज उसकी नहीं होती उसे भी अपनी बना लेती। भाभियों की ज्वेलरी, उनके शॉपिंग के पैसे, यहाँ तक कि उनके मायके से आए गिफ्ट भी चुपचाप अपने पास रख लेती। सबसे बड़ी भाभी रेखा ने एक दिन कहा, किरण, ये चूड़ियां मेरी मम्मी ने भेजी थीं, तुम्हारे पास कैसे आईं? किरण ने मुस्कुराकर जवाब दिया, भाभी मुझे बहुत पसंद आई तो रख ली, आपको क्या फर्क पड़ता है। रेखा अंदर ही अंदर खौल उठी, लेकिन माँ बाप किरण का पक्ष लेते। बेटी है हमारी, कुछ भी लेगी तो कौन सा गुनाह हो गया। इसी तरह किरण ने मायके को धीरे धीरे एक दुकान समझ लिया। जब चाहा जो चाहा उठा लिया। भाभियां तंग आ चुकी थीं, लेकिन कुछ कहने का कोई फायदा नहीं था। किरण की चालाकी ऐसी थी कि कोई सबूत ही नहीं रहता और हमेशा भावनाओं की चादर ओढ़कर सबको चुप करा देती। किरण की शादी बड़े धूमधाम से हुई। लड़का सरकारी नौकरी में था, नाम था मयंक। मयंक के माता पिता सीधे साधे पुराने ख्यालों वाले लोग थे और घर में एक छोटा भाई विशाल भी था जो पढ़ाई कर रहा था। शादी के समय किरण के मायके वालों ने दहेज में बहुत कुछ दिया, लेकिन किरण की लालच की भूख इससे शांत नहीं हुई। ससुराल में पहले कुछ महीने किरण ने बड़ी समझदारी से गुजारे। सबको अपने मीठे बोलों से जीत लिया। सास को माँ जी कहकर उनकी सेवा करना, ससुर को चाय पानी देना और पति को हर दिन कोई नया व्यंजन बनाकर देना। ऐसा माहौल बना दिया कि घरवाले सोचने लगे कि बहू तो भाग्य से मिली है। लेकिन धीरे धीरे किरण का असली चेहरा बाहर आने लगा। सबसे पहले उसने अपने मायके के लिए ससुराल से पैसे निकालने शुरू किए। कभी कहती भाई की तबीयत खराब है, कभी कहती पापा की दवाई का खर्चा बहुत है और कभी भतीजे की स्कूल फीस देनी है। मयंक सीधा साधा था, उसने कभी शक नहीं किया। लेकिन किरण के झूठ की परतें तब खुलने लगीं जब मयंक के पापा ने बैंक खाते की रिपोर्ट देखी। उन्होंने मयंक से पूछा, हर महीने घर के खर्च से ज्यादा पैसा क्यों निकल रहा है। मयंक ने सिर झुका लिया और कहा, पता नहीं पापा, किरण कहती है घर की जरूरत है तो दे देता हूँ। सास ससुर को समझ आ गया कि बहू कुछ न कुछ छिपा रही है। लेकिन किरण की चालाकी यहीं खत्म नहीं हुई। उसने अपने ससुराल के जेवर तक हथियाने की योजना बना ली। पहले सास के गहनों की तारीफ की, फिर कहा, माँ जी कभी कभी पहनने को दे दिया करें, आपकी बहू हूँ, पराई थोड़ी हूँ। एक बार सास ने उसकी बात मानकर एक हार पहनने को दे दिया, लेकिन कुछ दिनों बाद जब वो हार वापस मांगा तो किरण ने साफ कहा, माँ जी मैंने तो आपकी अलमारी में ही रख दिया था, आप ढूंढो तो सही। घर में तूफान खड़ा हो गया, लेकिन किरण ने इतना रोया, इतने नाटक किए कि सब उसे निर्दोष समझ बैठे। ससुराल में भी किरण का लालच चरम पर था। मायके की तरह यहाँ भी उसने सबका इस्तेमाल शुरू कर दिया। छोटा देवर विशाल जब कॉलेज से घर आता तो उससे अपना पर्सनल काम करवाती, मोबाइल का रिचार्ज, पार्लर छोड़ना, ऑनलाइन ऑर्डर मंगाना, और उसके लिए बहाने बनाती, तुम तो घर के हो, थोड़ा मदद कर दो, कौन सा भारी काम है। एक दिन विशाल ने अपनी माँ से कहा, माँ भाभी मुझसे बहुत काम करवाती हैं, मेरी पढ़ाई प्रभावित हो रही है। माँ ने किरण से बात की तो किरण ने जवाब दिया, माँ जी विशाल को घर का काम बोझ लगने लगा है, कल को शादी करेगा तब क्या करेगा। धीरे धीरे किरण ने घर के माहौल को जहरीला बनाना शुरू कर दिया। मयंक का भाई, माँ बाप सभी उस पर भरोसा करना छोड़ने लगे, लेकिन किरण को कोई फर्क नहीं पड़ा। उसका एक ही लक्ष्य था, जितना हो सके दोनों घरों से निकालो। किरण अब अपने मायके और ससुराल दोनों जगहों से धीरे धीरे हर चीज खींच रही थी। मायके में तो अब भाई भाभियां उससे कतराने लगे थे, क्योंकि हर बार उसका आना किसी ना किसी मांग के साथ होता। कभी नए फ्रिज की फरमाइश तो कभी ये कहना कि मम्मी पापा के नाम एक प्लॉट लो, तुम तीनों तो कमा ही रहे हो। जब कोई विरोध करता तो किरण ताना देती, मैं ही तो हूं जो इस घर के लिए कुछ सोचती हूं, बाकी सब तो बस बीवी के इशारे पर चलते हैं। भाई रजत की पत्नी रेखा ने एक दिन तगड़ा जवाब दिया, किरण तुमने कभी हमारी जरूरतें समझी? तुम्हारे लालच की वजह से हमारे घर में रोज झगड़ा होता है। किरण ने बात को घुमाकर माँ के कान भर दिए, भाभी कहती हैं कि मैं घर लूट रही हूँ। माँ, मैं तो बस आपके लिए सोचती हूँ। माँ रोने लगी और कहा, बेटा कोई बेटी अपने ही घर को लूटती है क्या? लेकिन सच्चा। उधर ससुराल में किरण का राज अब हिलने लगा था। मयंक की माँ ने धीरे धीरे घर की चाबी अपने पास रखना शुरू कर दी। जेवर भी बैंक लॉकर में शिफ्ट हो गए। किरण को लगा जैसे जमीन खिसक रही है। अब वो पति को भड़काने लगी, आपके घर वालों को मुझसे तकलीफ है, आपको फर्क नहीं पड़ता। मयंक बेचारा दोनों तरफ से दबाव में आ गया, एक तरफ माँ बाप, दूसरी तरफ पत्नी। फिर एक दिन किरण ने कहा, हमें इस घर से अलग हो जाना चाहिए, आप मुझे लेकर किराए का फ्लैट ले लो, मैं थक चुकी हूं हर वक्त ताने सुन सुनकर। मयंक ने विरोध नहीं किया, शायद उसे भी सुकून चाहिए था। अलग होने के बाद किरण का लालच और बढ़ा। उसने मायके से खूब तोहफे मंगवाए, नई जगह शिफ्ट हुए हैं, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, फर्नीचर सब लाओ। उधर ससुराल से कहती, बेटा और बहू अलग हो गए हैं, थोड़ा खर्च तो करना पड़ेगा। दोनों जगह किरण की मांगे कभी खत्म नहीं होती। अब किरण ने अपने छोटे देवर विशाल के लिए रिश्ता ढूंढने का जिम्मा भी खुद ले लिया।
और बदले में रिश्वत सी मांगी। अगर मुझे लड़की पसंद आई तो आपके गहने और साड़ी मैं चुनूंगी। मगर अब तक परिवार समझ चुका था कि किरण का हर काम अपने स्वार्थ के लिए होता है। भाई भाभियां मायके में उससे कटने लगे, यहाँ तक कि माँ बाप भी अब उससे दूरी बनाने लगे। रेखा ने सब रिश्तेदारों के सामने खुलकर बोल दिया, किरण ने मायके को एक दुकान बना दिया है और अब ग्राहक नहीं मिल रहे तो रो रही है। ससुराल में भी उसका पर्दाफाश तब हुआ जब एक दिन मयंक ने किरण के मोबाइल में व्हाट्सएप चैट देख ली। अपनी मां के गहनों की तस्वीर भेजकर अपने भाई को कह रही थी, देखो ये सेट कितना अच्छा है, मम्मी के नाम पर बैंक में रख दूंगी और जरूरत पड़ने पर निकाल लेंगे। मयंक सन्न रह गया। वो समझ चुका था कि किरण सिर्फ अपना मतलब निकालती है। उस रात मयंक ने किरण से कहा, तुमने हर उस रिश्ते को लूटा जिससे तुम्हें प्यार मिला। मैं अब और नहीं झेल सकता। तुम्हें तुम्हारा रास्ता मुबारक। किरण पहली बार अवाक थी। मयंक के शब्द किरण के दिल में तीर की तरह लगे। तुम्हें तुम्हारा रास्ता मुबारक। किरण को भरोसा नहीं हो रहा था कि मयंक, जो हर समय उसकी बात मानता था, अब उसे छोड़ने की बात कर रहा है। लेकिन सच यही था। मयंक ने उसी रात किरण को उसके मायके छोड़ दिया और साफ कह दिया, अब लौट कर मत आना जब तक खुद को नहीं बदलोगी। मायके में भी किरण का स्वागत पहले जैसा नहीं रहा। भाभियां अब सामने से बात नहीं करती थीं और मां ने भी एक दिन कह दिया, किरण अब तू भी समझदार बन, हमेशा लेना ही सही नहीं होता। रिश्तों को निभाने के लिए कुछ देना भी पड़ता है। किरण को लगा जैसे सब उससे दूर भाग रहे हैं। भाई भाभियां अपने घरों में मसरूफ और मां बाप अब कमजोर और थके हुए। कुछ हफ्तों तक किरण मायके में रही, लेकिन वहां भी तानों का माहौल ऐसा हो गया कि उसे लगने लगा जैसे वो बोझ बन चुकी है। जब भी किरण ने कुछ मांगा, मां ने कह दिया, अब हम भी रिटायर हो चुके हैं, अपनी जरूरतों को खुद देखना पड़ेगा। एक दिन किरण की सहेली रिंकी आई। रिंकी ने कहा, किरण तूने अपनी चालाकी से सब कुछ पाने की कोशिश की, लेकिन तू भूल गई कि रिश्तों की भी एक उम्र होती है और सबकी सहनशक्ति भी। किरण को पहली बार लगा जैसे आईना सामने आ खड़ा हुआ हो। कुछ समय बाद किरण ने मयंक को फोन किया। मुझे एक मौका और दो, उसने कहा। मयंक ने ठंडी आवाज में जवाब दिया, मौका हर इंसान को एक बार मिलता है, तुमने सब मौके खो दिए। अब मैं अपने मां बाप के साथ शांति से जी रहा हूं। अब किरण अकेली थी। मायके में रह नहीं सकती थी क्योंकि सब उससे कट चुके थे। ससुराल ने दरवाजे बंद कर लिए थे। सहेलियां अब उसकी दुनिया का हिस्सा नहीं रहीं क्योंकि वो भी उसके झूठ और धोखे जान चुकी थीं। वो छोटे से किराए के कमरे में शिफ्ट हो गई। न सास थी, न पति, न मायके का सहारा। फोन की घंटियां अब चुप थीं। त्योहारों पर उपहार भेजने वाला कोई नहीं था। रिश्तेदारों ने उसके नाम से तौबा कर ली थी। उसने कोशिश की नौकरी ढूंढने की, लेकिन उसके पास न कोई स्किल थी, न अनुभव। जो काम मिलते भी वहां उसका रवैया सब बिगाड़ देता। हर जगह से रिजेक्ट होती रही। एक दिन बाजार में उसे उसकी भाभी रेखा दिखी, जो अपने बेटे के साथ खरीदारी कर रही थी। किरण ने आगे बढ़कर बात करनी चाहिए, लेकिन रेखा ने सिर झुका लिया और आगे बढ़ गई। किरण की आंखों में आंसू आ गए। उसे एहसास हुआ कि रिश्ते जो एक बार टूटते हैं, वो फिर से जुड़ना इतना आसान नहीं होता। अब किरण के पास सोचने और पछताने के अलावा कुछ नहीं था। उसे याद आया वो हर पल जब किसी ने उस पर भरोसा किया था, माँ बाप, पति, देवर, भाभियां, और उसने सबका भरोसा तोड़ दिया। किरण अब उस मोड़ पर थी जहां न रिश्ते बचे थे, न सम्मान, न सहारा। वो कमरा जहां वो रहती थी, नीरस और सुनसान था। दीवारों पर अब कोई तस्वीर नहीं थी, न कोई त्योहारों की रौनक, न चाय के कपों की महक, और न ही किसी का हंसी ठिठोली भरा साथ। कभी कभी वो खिड़की के पास बैठ जाती और दूर दिखते किसी परिवार को देखकर सोचती, क्या मेरे लिए भी कोई वक्त ऐसा था? और फिर अपने ही दिल से जवाब आता था, लेकिन तूने सब मिटा दिया। एक दिन किरण को बुखार हो गया। 3 दिन तक कोई दवा देने वाला नहीं था। वो अकेले ही डॉक्टर के पास गई, पर्ची लेकर आई और खुद ही दवा लाई। उसी दिन उसका मोबाइल बिल बकाया रहने के कारण कट गया। पहले ऐसा होता तो वो मयंक को फोन करती, फोन कट हो गया, रिचार्ज करा दो, लेकिन अब कोई नहीं था। उस रात बिस्तर पर करवट बदलते हुए किरण की आंखें भर आईं। वो बहुत देर तक सोचती रही, क्या मैं वाकई इतनी बुरी थी? क्या थोड़ा कम लेती, थोड़ा ज्यादा देती तो आज मेरी जिंदगी अलग होती। धीरे धीरे किरण ने समाज की नजरों से खुद को बचाना शुरू कर दिया। उसे लगता था हर कोई उसके बारे में बातें करता है। सब जानते हैं कि वो अपने दोनों घरों को लूटकर अकेली रह गई। एक दिन अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। दरवाजा खोला तो सामने उसके पिता खड़े थे, कमजोर, थके हुए। उन्होंने कहा, चल बेटा, घर चल, तेरी मां बीमार है, आखिरी बार तुझे देखना चाहती है। किरण फूट फूट कर रोने लगी। पिता के साथ मायके पहुंची तो मां बिस्तर पर लेटी थीं, बहुत कमजोर और शांत। किरण उनके पास बैठी और मां के हाथ पकड़कर कहा, मां, मुझे माफ कर दो, मैंने सब खो दिया, तुम सबको दुख दिया। मां ने कांपती आवाज में कहा, बेटी, अगर तू सीख गई है तो सबक ही सबसे बड़ा माफी है। उस रात मां चल बसी। किरण के भीतर कुछ टूट गया और शायद वहीं से कुछ जुड़ने भी लगा। अब उसमें पछतावे के साथ थोड़ा धैर्य भी था। मां की 13वीं पर मयंक भी आया था। वो चुपचाप खड़ा रहा, उसकी आंखें किरण से मिली, लेकिन कोई बात नहीं हुई। किरण जानती थी अब कुछ भी पहले जैसा नहीं हो सकता, लेकिन उसने खुद को बदलने का मन बना लिया। कुछ महीनों बाद किरण ने एक सिलाई केंद्र में काम शुरू किया। छोटे बच्चों को सिखाना, खुद भी सीखना, ये सब आसान नहीं था, लेकिन उसने ठान लिया था कि अब वो किसी पर निर्भर नहीं रहेगी।
वो अब खुद कमाती थी, खुद रोटी बनाती थी और खुद ही त्योहारों की तैयारी करती थी। एकांत उसका साथी बन चुका था, लेकिन अब वो शिकायत नहीं करती थी। उसके कमरे की दीवार पर अब एक नई तस्वीर लगी थी, उसकी खुद की, मुस्कुराते हुए, जिसके नीचे लिखा था, जिसे सबने छोड़ा उसने खुद को पा लिया।